हेलो दोस्तों, रवि जी के एक्सप्रेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम देखेंगे बायोलॉजी का एक टॉपिक जिसका नाम है पाचन तंत्र यानी डाइजेस्टिव सिस्टम से हम क्वेश्चन आज देखेंगे। और ये जो हम क्वेश्चन करा रहे हैं ये घटना चक्र का है, प्रीवियस ईयर में आया हुआ सारा क्वेश्चन है। तो चलिए वीडियो में अंत तक बने रहिएगा क्योंकि ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके आने वाले आगामी एग्ज़ाम के लिए, चाहे वो स्टेट पीसीएस का एग्ज़ाम हो या कोई आप रेलवे एसएससी बैंकिंग का तैयारी करते हो तो वहाँ पर ये क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं। चाहे आप बिहार दरोगा या बिहार पुलिस का भी एग्ज़ाम आने वाला है तो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है ये सेशन, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और प्रश्न पर चलते हैं। उससे पहले आपसे एक बात और बताना चाहेंगे कि यदि आप चैनल पर नए हो तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले, ठीक है। दोस्तों, चलिए हम प्रश्न पर चलते हैं और देख लेते हैं पहला प्रश्न क्या कर रहा है। तो देखिए यहाँ पर है, पहला कह रहा है कड़वाहट के लिए मानव जीभ का संवेदनशील क्षेत्र है। यानी मान लीजिए जो ह्यूमन टंग है यानी मानव का जो जीभ है उसमें कुछ स्वाद कलिका होती है, ठीक है। और मतलब उसमें आगे का भाग भी होता है, साइड का भाग भी होता है। साइड वाला भाग को पार्श्व हम लोग कहते हैं, पार्श्व क्षेत्र, और मध्य का भाग यानी बीच में भी रहता है। तो किस भाग से कैसा स्वाद आता है, किसी से खट्टा आता है, किसी से कड़वा आता है, किसी से नमकीन आता है। तो वही चीज़ पूछा गया है कि कड़वाहट के लिए कौन सा जीभ का क्षेत्र मतलब जाना जाता है। तो वो हो जाता है पीछे का भाग। कौन सा भाग हो जाता है? पीछे का भाग। जो मान लीजिए ये जीभ हो गया, इस तरह का जीभ रहता है, ठीक है। तो इस जीभ में ये जो पीछे वाला भाग है इधर क्या रहता है, यहाँ पीछे वाला भाग यहाँ पर क्या रहता है, कड़वाहट रहता है, ठीक है। और जो साइड वाला भाग रहता है इधर का साइड हो गया और इधर का साइड यहाँ पर कैसा रहता है, तो इधर पे आपको खट्टा लगेगा। कैसा लगेगा? खट्टा लगता है, ठीक है। और जो आगे का भाग होता है यहाँ पर, यहाँ से आपको मीठा चीज़ महसूस होता है। मतलब कि आप मीठा कोई चीज़ खाते हैं तो जो जीभ का अगला भाग होता है, अगर भाग, वहाँ से हम लोग को मीठा स्वाद का पता चलता है। साइड का जो भाग रहता है यहाँ से खट्टा का पता चलता है, और जो पीछे का भाग रहता है यहाँ से हम लोग कड़वाहट का पता चलता है। जैसे नीम का आप लोग दातुन से कभी कभी मुँह धोते होंगे क्योंकि वो क्षारीय होता है जो मुंह की अम्लता को ख़त्म कर देता है और दांतों को बचाता है और मसूड़ों को भी स्वच्छ रखता है। तो वो क्या होता है, नीम कड़वा होता है। तो उसका जो पता चलता है स्वाद का तो कहाँ से लगता है, तो पिछले वाले भाग से, ठीक है। तो आशा करते हैं कि आप समझ गए होंगे। चलिए आगे देख लेते हैं क्वेश्चन। तो चलिए नेक्स्ट क्या है, और देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, इसको भी देख लेते हैं डिटेल को। मानव जीव का अग्र छोर मीठे, देखिए आगे वाला भाग यहाँ पे दिया भी है, अगला छोर मीठा स्वाद, पश्च भाग यानी पिछला भाग कड़वा, और पार्श्व यानी अभी हम बताए थे कि ये जो किनारे वाला साइड रहता है, साइड को ही पार्श्व कहा जाता है। जैसे साइड मिरर आप पढ़े होंगे या पार्श्व दर्पण, उसी को ना कहा जाता है। तो पार्श्व मतलब साइड होता है। तो साइड के किनारे वाले भाग से क्या हम लोग को महसूस होता है, खट्टा, तथा अग्र छोर एवं किनारे नमकीन स्वादों का अनुभव करते हैं। यानी अगला छोर और जो किनारा वाला छोर रहता है, ये किनारा वाला छोर हो गया, यहाँ पर अगला छोर हो गया। अगला छोर तो मीठा के लिए, लेकिन अग्र छोर ये हो गया और किनारा वाला, दोनों के बीच का जो भाग रहता है यहाँ से हम लोग नमकीन भाग का पता चलता है। ये भी ध्यान रखिएगा। चलिए अब आगे देख लेते हैं। अब आगे क्या है, क्वेश्चन आपके सामने कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है। यानी मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग जो होता है कहाँ पे जाकर संपन्न होता है, तो वो छोटी आंत में, जिसको क्षुद्र आंत भी बोला जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन। तो यहीं पर जाकर संपन्न होता है, यानी भोजन का पाचन पूरी तरह से, ठीक है। लेकिन भोजन का जो पाचन होता है स्टार्ट कहाँ से होता है, तो स्टार्ट यदि कहेगा स्टार्ट तो वो कहाँ से होता है, मुख से प्रारंभ होता है। कहाँ से? मुख से प्रारंभ होता है। लेकिन अंत इसका कहाँ पर, संपन्न कहाँ पर होता है, तो संपन्न जो होता है ये संपन्न होता है जाके छोटी आंत में, यानी स्मॉल इंटेस्टाइन में। किस में? स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है, इंटेस्टाइन में, ठीक है। तो चलिए आगे हम देख लेते हैं। अब देखिए इसका डिटेल क्या दिया है। मानव शरीर में पाचन यानी डाइजेशन, ठीक है, अधिकांश भाग छोटी आंत यानी स्मॉल इंटेस्टाइन में संपन्न होता है। इसके अलावा पचे हुए पदार्थों का अवशोषण यानी एब्जॉर्प्शन मुख्यतः छोटी आंत में ही होता है। हालांकि भोजन का पाचन मनुष्य में मुंह से प्रारंभ होकर बड़ी आंत तक चला जाता है, ठीक है। और बड़ी आंत में क्या होता है, वहीं पर जो मल वगैरह रहता है तो मल का वहीं पर जाके बनता है, ठीक है, बड़ी आंत में ही। जो सूखा भोजन जो बच जाता है, पानी जो रहता है तो वो तो निकल जाता है हमारा मूत्र मार्ग से, लेकिन जो सूखा जो होता है
वही जाकर हम लोग को कहते हैं आदमी कि मल त्याग किया, तो मल वहाँ पर जाके इकट्ठा होता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आगे नेक्स्ट। और ये भी ध्यान रखिएगा, जो मूत्र का रंग पूछता है किसके कारण पीला होता है, तो यूरोक्रोम के कारण। और यदि पूछ देगा कि मल का रंग पीला किस कारण होता है, तो उसका हो जाता है बिलीरुबिन के कारण। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। मनुष्य की मुख गुहा में निम्न में से किसका पाचन प्रारंभ होता है, यानी जो मुख गुहा होती है उसमें से जो दिया है ऑप्शन में, इसमें से किसका पाचन प्रारंभ होता है, तो कार्बोहाइड्रेट का पाचन मुख गुहा में प्रारंभ होता है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है, तो मुख गुहा से प्रारंभ होता है। ठीक है, अब चलिए, वो कार्बोहाइड्रेट सर्वाधिक किस चीज़ में पाया जाता है, तो ग्लूकोज वगैरह में भी कार्बोहाइड्रेट रहता है, जिससे धावक को तत्कालीन ऊर्जा मिलता है। ठीक है, और कहाँ मिलता है कार्बोहाइड्रेट, जो राइस हम लोग खाते हैं चावल, उसमें भी रहता है, गेहूं में भी रहता है। ठीक है, तो चलिए आगे देख लेते हैं इसका डिटेल। मनुष्य की मुख गुहा में लार यानी सलीवा में उपस्थित एमाइलेज एंजाइम स्टार्च, कार्बोहाइड्रेट का एक रूप है जो स्टार्च है, को माल्टोज और डेक्सट्रिन में तोड़ देता है। ठीक है, ये क्या करता है, एमाइलेज एंजाइम स्टार्च को माल्टोज और डेक्सट्रिन में तोड़ देता है। इस प्रकार मुख गुहा में कार्बोहाइड्रेट का पाचन प्रारंभ होता है। अब देखिए यहाँ पर लार यानी सलीवा में उपस्थित एंजाइम के बारे में दिया है, तो वो एंजाइम कौन कौन होता है, तो इसमें एमाइलेज दिया है। ठीक है, लेकिन इसके अलावा भी होता है। ठीक है, कौन होता है, एक टाइलिन होता है, टाइलिन। ठीक है, एक टाइलिन होता है। ठीक है, और क्या होता है, लाइसोजाइम होता है। क्या होता है, लाइसोजाइम। ठीक है, लाइसोजाइम। ठीक है, तो ये लाइसोजाइम का क्या काम है, तो लाइसोजाइम क्या करता है, ये जो सूक्ष्म जीवाणु होते हैं उनको मार देता है। ठीक है, जो भी हम लोग भोजन ग्रहण करते हैं, जो सूक्ष्म जीवाणु रहते हैं उनको मार देता है लाइसोजाइम। ठीक है, टाइलिन क्या करता है, टाइलिन मीठा बनाता है, वही है। चलिए देख लेते हैं आगे, तो इसका राइट आंसर कार्बोहाइड्रेट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लार निम्न में से किसके पाचन में सहयोग करती है, तो लार किसका पाचन सहयोग करता है, तो देखिए स्टार्च में, प्रोटीन में, रेशा में, वसा में, तो किस में, स्टार्च का। ठीक है, अभी हम लोगों ने पढ़ा कि स्टार्च को माल्टोज और डेमेक्सिन में तोड़ देता है, यानी इसी को पचा देता है, तो स्टार्च को। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा स्टार्च। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। लार के पाचन कार्यों में शामिल है भोजन को गीला करना और भोजन की लुगदी बनाना, ताकि उसे आसानी से निगला जा सके। लार में एंजाइम एमाइलेज होता है जो स्टार्च को शर्करा में तोड़ता है। लार में लाइसोजाइम नामक एंजाइम भी होता है। देखिए अभी जो हम बताए थे, जो भोजन के साथ आए हुए जीवाणुओं को नष्ट करने में सहायक होता है। अभी हम बताए थे कि लाइसोजाइम क्या करता है, सूक्ष्म जीवाणुओं को नष्ट कर देता है, यानी उनको मार देता है, तो वही चीज़ दिया है। चलिए आगे देख लेते हैं। हाँ तो दोस्तों, अगला जो क्वेश्चन है आपके सामने ये रहा 5 नंबर का। इसमें कथन और कारण दिया है, तो आइए हम लोग देख लेते हैं। कथन दिया है ए में, यानी स्टेटमेंट दिया है, और उसके बाद आर यानी रीजन दिया है, कारण। देखिए कथन में कह रहा है, मानव शरीर में यकृत यानी लीवर वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ध्यान से देखिएगा, कारण में क्या कह रहा है, यकृत यानी लीवर 2 महत्वपूर्ण वसा पाचक एंजाइम उत्पन्न करता है। तो इसमें से क्या ए सही है और आर भी सही है। ठीक है, तो देखिए यो ए कह रहा है मानव शरीर में यकृत जो है यानी लीवर वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, बिल्कुल सही है। वसा यानी फैट का जो पाचन होता है यकृत के द्वारा होता है, तो ये तो बात सही है, उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। दूसरा कह रहा है कि जो लीवर है 2 महत्वपूर्ण वसा पाचक एंजाइम उत्पन्न करता है, तो ये भी सही है। यकृत क्या करता है, वसा को पचाने वाला 2 एंजाइम ये रिलीज करता है। ठीक है, तो ये भी सही है। अब क्या कर रहा है, अब देखिए ए में कह रहा है, यहाँ पर ऑप्शन में दोनों ए तथा आर दोनों सही हैं, तथा आर ए का सही कारण है, तो दोनों तो सही हैं, लेकिन आर जो है ये ए का सही कारण नहीं है। ठीक है, बी में कह रहा है दोनों ए और आर दोनों सही है, परंतु आर ए का सही कारण नहीं है। ठीक है, देखिए दोस्तों यहाँ पर देखिए 1 मिनट, यहाँ पे जो यकृत जो है 2 महत्वपूर्ण वसा पाचक एंजाइम का उत्पन्न करता है, ये बात गलत है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा, ए सही है परंतु आर गलत है। हमको मिस्टेक हो गया, थोड़ा हम ध्यान से नहीं देखे, चलिए कोई बात नहीं। अब देखिए यहाँ पर क्यों यहाँ पर ये गलत हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर तो
2 दिया है, हम ध्यान नहीं दिए, लेकिन यहाँ आप समझिएगा कि यकृत जो होता है यानी लीवर, इससे केवल बाइल जूस निकलता है, यानी पित्त जो है ये स्रावित होता है यकृत से। आपसे एग्जाम में कई बार पूछा भी गया होगा कि पित्त कहाँ से स्रावित होता है, तो पित्त स्रावित होता है यकृत से, ठीक है, यानी जो पित्त होता है बाइल होता है, ठीक है। अब देखिए तो यहाँ पर 2 दिया है, तो ये नहीं है कि 2 महत्वपूर्ण वसा पाचक एंजाइम उत्पन्न करता है। ये क्या करता है, पित्त को स्रावित करता है, और यही जो पित्त होता है बाइल यानी पित्त, ठीक है, ये क्या करता है, ये जो है फैट को पाचन करने में सहायता करता है, ठीक है, फैट को पचा देता है। तो आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। होता है कभी कभी मिस्टेक हो जाता है, तो चलिए कोई दिक्कत नहीं है, उसको सुधार लेना भी हमारा ही काम है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, ए सही है परंतु आर गलत है, ठीक है, क्योंकि यकृत से केवल पित्त स्रावित होता है। चलिए अब देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अब देखिए यहाँ पर डिटेल भी दिया है, यहाँ पर देख लीजिए, यकृत से पित्त की थैली में पित्त रस पहुँचता है, ठीक है, यकृत से पित्त की थैली में पित्त रस पहुँचता है, जो वसा युक्त भोजन का पाचन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यकृत वसा पाचक एंजाइम नहीं उत्पन्न करता है, यानी यकृत जो है वसा पाचक एंजाइम उत्पन्न करता है तो नहीं करता है, ठीक है, लेकिन उसको मतलब पूर्ण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो चलिए आगे देख लेते हैं। आगे क्वेश्चन है, एंजाइम है तो एंजाइम क्या होते हैं, तो एंजाइम तो मूलतः प्रोटीन ही होते हैं, तो ये आपको जानकारी होना ही चाहिए। एंजाइम क्या होते हैं, मूलतः प्रोटीन होते हैं। और देखिए तो यहाँ पर ऑप्शन क्या दिया है, ऑप्शन में तो प्रोटीन नहीं दिया है, ए में दिया है विटामिन, ठीक है, बी में दिया है बैक्टीरियम यानी कवक, और सी में दिया है बायो उत्प्रेरक यानी जैव उत्प्रेरक, और डी में दिया है वायरस यानी विषाणु। तो क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा, तो बायो उत्प्रेरक हो जाएगा, यानी जैव उत्प्रेरक, ठीक है, बायो कैटलिस्ट कहिए या जैव उत्प्रेरक कहिए, तो यही हो जाता है। अब देखिए इसका डिटेल क्या दिया है, एंजाइम वस्तुतः प्रोटीन होते हैं। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है कि एंजाइम क्या होता है, मूलतः प्रोटीन होता है, जो बायो उत्प्रेरक के रूप में जैव रासायनिक क्रियाओं को उत्प्रेरित यानी उनकी गति को बढ़ाने का कार्य भी करते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे देख लेते हैं, एंजाइम मूलतः क्या है, तो देखिए यहाँ पर दिया है ऑप्शन में प्रोटीन, तो ये प्रोटीन हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर। चलिए आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर इसका भी डिटेल देख लेते हैं क्या होगा। तो अब देखिए यहाँ पर दिया है, एंजाइम मूलतः प्रोटीन होते हैं जिनका निर्माण प्रायः नाइट्रोजनीय पदार्थों या अमीनो अम्ल के संश्लेषण द्वारा होता है। जैव क्रिया में एक विशेष प्रकार के एंजाइम एक विशेष कार्यों को संपादित करते हैं, यानी जैव क्रिया जो होता है, जैव प्रोसेस, बायो प्रोसेस, उसमें क्या होता है, एक स्पेशल प्रकार का जो एंजाइम रहता है वो एक स्पेशल कार्य ही करता है, ठीक है, ये उसी प्रकार कार्य करते हैं जिस प्रकार एक ताले को खोलने के लिए विशेष चाबी होती है, यानी एक ही ताले को खोलने के 2 ताले एक ही चाबी से नहीं खुलेंगे, उसी तरह ये भी मतलब अपना अपना स्पेशल इसका कार्य होता है अलग अलग का। तो चलिए आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एंजाइम है तो फिर वही चीज़ आ गया, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, प्रोटीन हो जाएगा। चलिए अब आगे हम देख लेते हैं। आगे देखिए क्या है, नेक्स्ट है जो आपके सामने कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम ग्लूकोज को इथेनॉल में परिवर्तन करने को प्रेरित करता है। यानी ये एंजाइम का नाम दिया गया है, जाइमेज है, इन्वर्टेज है, माल्टेज है, डाइएस्टेज है। तो ये सारे जो एंजाइम है, ये इनमें से कौन एंजाइम है जो ग्लूकोज को इथेनॉल में बदलता है, तो वही चीज़ पूछा गया है। तो ग्लूकोज को इथेनॉल में कौन बदलता है, जाइमेज बदलता है। कौन बदलता है, जाइमेज, ठीक है। जाइमेज नामक एंजाइम ग्लूकोज को इथेनॉल में चेंजिंग करता है। अब देखिए यहाँ पर ग्लूकोज है, यहाँ पर इथेनॉल है। ग्लूकोज का फार्मूला होता है C6H12O6, ठीक है, यानी ये कितने के रेशियो में रहता है, 1:2:1 के रेशियो में रहता है। और इधर देखिए इथेनॉल है 2C2H5OH + 2CO2, ठीक है, तो ये इथेनॉल हो जाएगा। अब देखिए OH अल्कोहल का सूत्र होता है ना, OH, तो देखिए OH इसमें लगा हुआ है। चलिए C2H5OH, और ये कितना C2H5OH है, 2 भाग है, इधर कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये भी 2 भाग है, तो ठीक है। अब देखिए आगे हम लोग देख लेते हैं, जैविक सिस्टम यानी लिविंग सिस्टम के बारे में प्रश्न है, कह रहा है, ये BPSC 2000 में पूछा गया है
जैविक सिस्टम यानी लाइविंग सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने में उत्तरदायी पदार्थ हैं। यानी जो प्रक्रिया के दर को तेज करते हैं, यानी वो तो कैटलिस्ट होते ही हैं, तो वो कौन है? तो वो क्या हो जाएंगे? वो एंजाइम ही हो जाएंगे। ठीक है, एंजाइम ही ना उसको उत्प्रेरित करता है। ठीक है, तो वो एंजाइम हो जाएगा। ठीक है, तो राइट आंसर इज द ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। देखिए इसका डिटेल दिया है। जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने में उत्तरदायी पदार्थ एंजाइम है। सभी एंजाइम्स मूलतः प्रोटीन होते हैं। बहुत से कार्बनिक पदार्थ जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एवं वसा को सरल अणुओं में परिवर्तित करने की क्रिया एंजाइम द्वारा ही संपन्न होती है। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे आपके सामने क्वेश्चन जो कह रहा है, निम्नलिखित में से किस एक की उत्पत्ति यकृत का कार्य है? यानी यकृत किसका उत्पत्ति करता है, यानी प्रोडक्शन करता है, प्रोड्यूस करता है? तो देखिए, क्या यकृत से लाइपेज स्रावित होता है, यूरिया या श्लेष्मा या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल? तो यकृत में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल नहीं रहता है, लेकिन स्टोमच में रहता है हाइड्रोक्लोरिक HCl। ठीक है, तो लेकिन ये लाइपेज भी नहीं रहता। ये क्या हो जाएगा? यूरिया। ठीक है, यकृत से, लीवर से किसका उत्पत्ति होता है? यूरिया का। ठीक है, जो मूत्र रहता है उसमें भी यूरिया का मात्रा रहता है। तो चलिए आगे देख लेते हैं इसका डिटेल। यकृत यानी लीवर मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। इसका वजन जो है लगभग 1 से 1.5 kg होता है। 1.5 kg का होता है ये यकृत। अब देखिए, यह उदर गुहा यानी पेट वाला गुहा, उदर कहा जाता है पेट को, तो उदर गुहा में तंतुपट अर्थात डायफ्राम के नीचे आंत्रयोजनी अर्थात मिसेंट्री से संयुक्त गहरे लाल भूरे रंग का होता है। ठीक है, गहरे लाल भूरे रंग का होता है। इसका भार लगभग 3 पाउंड होता है। यानी यकृत का भार पाउंड में कितना हो जाएगा? लगभग 3 पाउंड। और वह केजी में पूछेगा किलोग्राम में, तो 1 से 1.5 kg होता है। यह मानव शरीर का एक महत्वपूर्ण पाचक अंग है, जिसके द्वारा लगभग 500 क्रियाओं का संपादन किया जाता है। इसकी कुछ मुख्य क्रियाएं हैं, जैसे पित्त का उत्पादन, यानी पित्त स्रावित होता है इसी से। रक्त प्लाज्मा का कुछ प्रोटीनों का उत्पादन भी होता है। ग्लाइकोजेनोसिस क्रिया द्वारा ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में परिवर्तित भी करता है। रक्त में एमिनो अम्ल का नियमन तथा विषाक्त अमोनिया को यूरिया में परिवर्तन करना। जो जहरीला अमोनिया रहता है उसको भी यूरिया में कौन बदल देता है? यकृत ही बदलता है। इसीलिए आदमी कहता है शराब मत पीजिए, शराब पीने से लीवर ही डैमेज हो जाता है, यकृत ही खराब हो जाता है। और आपको क्या करेगा? जितना भी आपके शरीर में विषैला चीज़ रहेगा वो वैसे का वैसे ही रह जाएगा। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं आगे। अब देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन 12 नंबर का। ये क्या कह रहा है, इसको देख लेते। तो देखिए यहाँ पे कह रहा है कि लिपिड्स का पाचन निम्नलिखित में से कुछ की उपस्थिति में होता है। यानी देखिए, कुछ की उपस्थिति कहने का मतलब ये 3 ठो दिया है, 1 दिया है, 2 दिया है, 3 दिया है। इनमें से लिपिड का पाचन किस में होता है? किसकी प्रेजेंटी में, यानी किसकी उपस्थिति में लिपिड का पाचन हो जाता है? ठीक है, तो ए में दिया है पीत अम्ल, बी में दिया है लाइपेज और सी में दिया है पेप्सिन। तो ये पेप्सिन की उपस्थिति में नहीं होता, किस में होता है? लाइपेज में होता है और पीत अम्ल में होता है। ठीक है, यानी बॉयल जूस कहिए या लाइपेज कहिए, तो इसमें लिपिड का पाचन हो जाता है। तो 1 और 2 क्या हो जाएगा? 1 और 2। ठीक है, 1 और 2 होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर केवल 1 है, तो ये भी नहीं होगा। बी है केवल 1 और 3, ये भी नहीं है। चलिए अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं क्या कर। हाँ, तो देखिए नेक्स्ट आपके सामने ये है। यहाँ पर सी में दिया है 1 और 2, तो यही सही हो जाएगा। यानी लिपिड का पाचन कहाँ होता है? तो 1 और 2 वाले ऑप्शन में। ठीक है, और 1 और 2 में क्या था अभी आपको बताएं, किस किस चीज़ में होता है लिपिड का पाचन? बताइए, कमेंट कीजिए। अभी आपने देख, तो यहाँ पे हम फिर से लिख देते हैं आपको। देखिए, पीत में प्लस लाइपेज में, किसमें? पीत और लाइपेज में। चलिए इतना जल्दी मत भूलिए, चलिए आगे देख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, हमारे भोजन सामग्री में अधिकांश लिपिड सरल वसाओं अर्थात ट्राइग्लिसराइड के रूप में होते हैं। लिपिड्स के पाचन में लाइपेज नामक एंजाइम की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यह लिपिड्स को वसीय अम्लों तथा मोनोग्लिसराइड्स में विखंडित करते हैं। लाइपेज एंजाइम प्राकृतिक रूप से अग्न्याशय तथा अमाशय, अग्न्याशय को ही पैंक्रियाज कहा जाता है, और अमाशय यानी स्टोमच।
ठीक है। ये अग्नाशय जो दिख रहा है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पेंक्रियाज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पेंक्रियाज, पेंक्रियाज, ये इंग्लिश वर्ड है पेंक्रियाज। और ये पाचक यहाँ पर अमाशय है, तो अमाशय को क्या बोलते हैं, स्टोमच। क्या बोलते हैं, स्टोमच, ठीक है। तो यह भी ध्यान रखिएगा। तो अमाशय से स्रावित होने वाले रस में उपस्थित होता है। पीत्त में कोई पाचक एंजाइम नहीं होता, फिर भी यह लिपिड्स के पाचन एवं अवशोषण में सहायक होता है। देखिए यही वहाँ पर क्वेश्चन था, जो कथन निष्कर्ष वाला क्वेश्चन दिया गया था। तो लिपिड्स भी क्या है, एक तरह का वसा ही है, इसमें भी फैट का मिला जुला भाग रहता है। तो वही दिया है कि इसमें कोई पाचक एंजाइम नहीं होता है, जो इसे मतलब पित्त हो गया, ये कोई पाचक एंजाइम नहीं है, लेकिन उसमें सहायता करता है। यदि वहाँ पर आपको दिक्कत हो रहा होगा प्रश्न को समझने में, तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि उसको डायरेक्टली नहीं करता है, लेकिन उसको उसका हेल्प यानी अलग से उसका सहायता करता है, ठीक है। अब देखिए यह वसा का इमल्सीकरण करता है। वसा का क्या करता है, फैट का इमल्सीकरण भी करता है। पेप्सिन नामक एंजाइम प्रोटीन के पाचन में सहायक होता है। तो प्रोटीन को कौन एंजाइम पचाता है, पेप्सिन। ये भी क्वेश्चन पूछता है, बार बार एग्जाम में रिपीट करता है। अब आइए आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, देखिए एंजाइम लाइपेज का स्रोत है, यानी लाइपेज कहाँ से स्रावित होता है। तो ये लाइपेज जो स्रावित होता है ये कहाँ से, ये अग्नाशय यानी पेंक्रियाज से स्रावित होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन जो है आपके सामने कह रहा है, मानव तंत्र में निम्नलिखित में से कौन सा एक पाचक एंजाइम नहीं है। तो देखिए ट्रिप्सिन, गैस्ट्रिन, टाइलिन या पेप्सिन। तो मानव तंत्र में निम्नलिखित में से कौन सा एक पाचक एंजाइम नहीं है, यानी पचाने वाला एंजाइम नहीं है, पाचक एंजाइम। यहाँ पर क्या बोल रहा है, पाचक एंजाइम, ठीक है। तो पाचक एंजाइम कौन है, गैस्ट्रिन जो है ये पचाने वाला एंजाइम नहीं है, लेकिन पेप्सिन भी है, यह भी है, यह भी है और यह भी है। तो राइट आंसर इज द ऑप्शन नंबर बी, ये नहीं है, ठीक है। अब चलिए देखिए, ट्रिप्सिन, टाइलिन तथा पेप्सिन पाचक एंजाइम है। यहाँ पर दिया है ये सब, पेप्सिन हो गया, टाइलिन हो गया और ट्रिप्सिन हो गया, ये सब पाचक एंजाइम है, ठीक है, जिनका स्रोत क्रमशः अग्नाशय यानी ट्रिप्सिन कहाँ से, अग्नाशय से स्रावित होता है। टाइलिन लार से यानी स्लीवा से स्रावित होता है, टाइलिन और लाइसोजाइम। और पेप्सिन जो होता है ये कहाँ से, अमाशय यानी स्टोमच से स्रावित होता है, ठीक है। ट्रिप्सिन एक पेप्टाइडेज है। ट्रिप्सिन क्या है, एक पेप्टाइडेज है, जिसका स्राव कहाँ से होता है, अग्नाशय यानी पेंक्रियाज से, जो पेप्टाइड्स को तोड़ने का कार्य करता है। ये ट्रिप्सिन जो है पेप्टाइडेज है, जो कि पेप्टाइड्स को तोड़ने का कार्य करता है। टाइलिन नामक एंजाइम कहाँ, लार में पाया जाता है, जो मंड यानी स्टार्च को माल्टोज तथा डेक्स्ट्रिन में तोड़ने का कार्य करता है। जबकि गैस्ट्रिन एक हार्मोन है। गैस्ट्रिन क्या है, एक हार्मोन है, जो कि अमाशय में जी कोशिकाओं यानी जी सेल तथा ग्रहणी द्वारा मुक्त होती है। बहुत VVI है। देखिए जो गैस्ट्रिन है ये अमाशय के किस सेल के द्वारा निकलता है, तो गैस्ट्रिन, जी से गैस्ट्रिन और जी से जी सेल, ये इसे याद रखिएगा, जी कोशिका, ठीक है, जी सेल से स्रावित होता है। यह अमाशय के द्वारा गैस्ट्रिक अम्ल के स्रावण की उद्दीपित करता है। अब चलिए आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। मानव शरीर में प्रोटीन का पाचन निम्नलिखित में से किस अंग में प्रारंभ होता है। अब देखिए जो पाचन होता है उसके बारे में पूछ दिया कि किस अंग में प्रारंभ होता है। तो ये मुख में प्रारंभ होता है कि यकृत में प्रारंभ होता है कि छोटी आंत में कि अमाशय में। तो देखिए यहाँ पर दिया मानव शरीर में प्रोटीन का पाचन निम्नलिखित में से किस अंग में प्रारंभ होता है। तो देखिए यहाँ पर प्रोटीन नहीं रहता, यानी पूछता कि पाचन कहाँ से स्टार्ट होता है, तब मुंह हो जाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे प्रोटीन दिया है, तब क्या हो जाएगा, प्रोटीन का पाचन किस अंग में प्रारंभ होता है, तो ये अमाशय में प्रारंभ होता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आंसर, ठीक है, ये नहीं होगा, ठीक है। अब देखिए मानव शरीर में प्रोटीन का पाचन अमाशय से प्रारंभ होता है, यानी स्टोमच से प्रारंभ होता है। हालांकि पाचन का अधिकांश भाग छोटी आंत में संपन्न होता है तथा पचे हुए पदार्थों का अवशोषण भी मुख्यतः छोटी आंत में ही होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब चलिए अगला क्वेश्चन क्या है आपके सामने, ये भी देख लेते हैं। देखिए नेक्स्ट फिर कथन निष्कर्ष आ गया। यहाँ पे देखिए क्या है, देखिए कह रहा है कथन में, हमारे आहार में सभी प्रोटीनों की पाचन केवल क्षुद्रांत में होता है, यानी जितना भी सारा प्रोटीन है सबका पाचन छोटा ही आंत में, यानी क्षुद्रांत का संधि कीजिएगा तो छोटी आंत यानी छोटा आंत हो जाएगा, यानी स्मॉल इंटेस्टाइन में ही होता है। तो नहीं, ऐसा तो नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि किसी किसी का बड़ी आंत में भी होता है, ठीक है।
तो इसलिए ये गलत होगा। दूसरा कह रहा है कि अग्नाशय से प्रोटीनों का पाचन करने वाली एंजाइम को क्षुद्रांत में जोड़ा जाता है। अब देखिए, अग्नाशय से जो प्रोटीन का पाचन करने वाली एंजाइम है उसको क्षुद्रांत में छोड़ा जाता है, तो बिल्कुल हाँ, यानी छोटी आंत में वो आके इकट्ठा होता है। तो ये आर सही है, लेकिन ये गलत है। तो देखिए यहाँ पर ए और आर दोनों सही हैं, तो ये गलत है। यहाँ दे ए और आर दोनों सही हैं, यहीं से गलत हो गया, आगे पढ़ने का जरूरत ही नहीं है। यहाँ पर दे ए सही है परंतु आर गलत है, ए गलत है लेकिन आर सही है, ये भी गलत हो गया। यहाँ पर ए गलत है परंतु आर सही है, तो ये राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। अब देखिए, इसको पढ़ लीजिएगा, ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा, आप पॉज करके पढ़ लीजिएगा डिटेल। हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। तो देखिए नेक्स्ट है, प्रोटीन के पाचन में सहायक एंजाइम है। तो प्रोटीन के पाचन में कौन सा सहायक एंजाइम है? ट्रिप्सिन है। ये कहाँ से स्रावित होता है? तो अग्नाशय से, यानी पेंक्रियाज से। चलिए आगे देख लेते हैं। स्टार्च को जल अपघटन से ग्लूकोज बनाने वाला एंजाइम है, यानी स्टार्च को जल अपघटन की क्रिया के द्वारा ग्लूकोज बनाने वाला एंजाइम कौन है? ठीक है, जो कि जल अपघटन हाइड्रोलाइसिस द्वारा ग्लूकोज बनाता है स्टार्च को, तो वो कौन है? तो वो हो जाता है एमाइलेज। कौन होगा? एमाइलेज। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं, डिटेल पढ़ लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट है, कौन से परिवर्तन में एंजाइम ट्रिप्सिन उत्प्रेरक का कार्य करता है? यानी कौन सा चेंजिंग है जिसमें एंजाइम जो होता है ट्रिप्सिन उत्प्रेरक का कार्य करता है? यानी जो एंजाइम है ट्रिप्सिन के बारे में कहा है। ट्रिप्सिन एंजाइम है, ये किसका काम? यानी उत्प्रेरक यानी कैटेलिस्ट का कार्य करता है। तो वो कौन है जाएगा? प्रोटीन को अमीनो अम्ल में बदलने पर जो ट्रिप्सिन एंजाइम है उत्प्रेरक का कार्य करता है, प्रोटीन के अमीनो अम्ल में बदलने पर। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। इसका राइट आंसर इज द ऑप्शन नंबर सी। देखिएगा, आप डिटेल पढ़ लीजिएगा, हम केवल क्वेश्चन कराते जा रहे हैं। देखिए यहाँ पर दिया है 20 नंबर क्वेश्चन, मानव शरीर में पूंछ कौन सी संरचना से संलग्न होता है? यानी मानव शरीर में पूंछ जो होता है कौन सी संरचना से संलग्न होता है? तो बृहदांत्र से। किससे? बृहदांत्र से ये संलग्न होता है। ठीक है, चलिए आगे देख लीजिएगा, आप इसको पॉज करके डिटेल आप पढ़ लीजिएगा। आगे हम क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए नेक्स्ट है, मानव शरीर में क्षुद्र आंत के 3 संरचनात्मक भागों की लंबाई का कौन सा सही ह्रासवान क्रम है? ह्रासवान यानी घटते क्रम में। तो ये क्या हो जाएगा आपका? मध्यांत्र ग्रहणी शेषास्त्र, तो ये नहीं होगा। शेषास्त्र ग्रहणी मध्यास्त्र ये भी नहीं होगा, क्योंकि शेषास्त्र के बाद ये आएगा, ये 1 पे आएगा, ये 2 पे आएगा और ये 3 पे आएगा। ठीक है, तो पहले शेषास्त्र, उसके बाद मध्यांत्र, तब न ग्रहणी, क्योंकि ये बढ़ते क्रम में नहीं दिया, ये घटते क्रम है, ह्रासवासन क्रम में यहाँ पर दिया, ह्रासवासन क्रम। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? पहले देखिए यहाँ पर ये हो जाएगा शेषास्त्र, तब मध्यांत्र, तब ग्रहणी, यानी ये शेष आंत्र हो गया। ठीक है, और तब उसके बाद मध्य आंत्र यानी मध्य वाला आंत्र, उसके बाद ग्रहणी। और बढ़ते क्रम में कहता तो पहले ग्रहणी हो जाता, तब मध्यांत्र, तब शेषास्त्र। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए एक चीज़ और ध्यान देने वाला बात है, इसका डिटेल थोड़ा पढ़ देते हैं। देखिए, मानव शरीर में उपस्थित क्षुद्र आंत यानी छोटी आंत स्मॉल इंटेस्टाइन आहार नाल का एक भाग होती है, जो कि अमाशय तथा बड़ी आंत के मध्य स्थित होती है। इसमें अधिकांश भोजन का पाचन यानी डाइजेशन होता है तथा पचे भोजन का अवशोषण किया जाता है। यह ग्रहणी, अब ग्रहणी को क्या कहते हैं? डोडेनम। ठीक है, और मध्यांत्र को जिजेनम कहते हैं तथा शेषास्त्र को इलियम कहते हैं, में विभेदित होता है, जिनकी क्रमशः लंबाई, यानी डोडेनम की लंबाई कितना होता है? 25 सेंटीमीटर, और जो जिजेनम होता है मध्यांत्र, इसका 2.5 मीटर होता है, और जो शेषास्त्र होता है इसका 3.5 मीटर होता है। ठीक है, इसको 2.5 कह सकते हैं मीटर में है, और ये सेंटीमीटर में, ये ध्यान रखिएगा। चलिए अब देखते हैं। छोटी आंत अत्यधिक कुंडलित नलिका होती है। ठीक है, छोटी आंत क्या होती है? अत्यधिक कुंडलित नलिका होती है। अब ध्यान रखना है, ग्रहणी को इंग्लिश में डोडेनम कहते हैं, मध्यांत्र को जिजेनम कहते हैं, और शेषास्त्र को इलियम कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। अब देखिए 22 नंबर का क्वेश्चन है, एंजाइम तथा उसके कार्यों के सही जोड़े का चयन करें। अब इसमें सही जोड़े का चयन करना है, इसको देख लीजिए आप क्या होगा।
तो देखिए इसका सुमेलन क्या होगा। देखिए यहाँ पर दिया अम्लीय फॉस्फेट्स जो होते हैं तो वो क्या सूत्रकणिका चिन्हक यानी माइटोकॉन्ड्रिया के चिन्हक किण्वन जो ऑक्सीकारक कार्यों से संबंधित है सूत्रकणिका यानी माइटोकॉन्ड्रिया होता है, तो ये नहीं होगा, ये गलत है। नेक्स्ट है ई कोलाई प्रतिबंधित एंडोन्यूक्लियस 2, ये क्या है, डीएनए को विशिष्ट स्थलों पर काटने के लिए प्रयोग होता है। ये तो एक क्वेश्चन में दिया है, तो ये हो जाएगा जो ये बिल्कुल सही है। ठीक है, तो बी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देख सॉरी दोस्तों, चलिए आगे देख लेते हैं क्वेश्चन। हल्का खांसी हो गया, देखिए तो इसका भी राइट आंसर हो जाएगा। यानी जो ई कोलाई प्रतिबंधित एंडोन्यूक्लियस 2 होता है इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है, तो डीएनए को विशिष्ट स्थलों पर काटने के लिए। यानी डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है, डाइऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है, तो उसी को स्पेशल जगह पर यदि काटना होता है तो इसका प्रयोग किया जाता है ई कोलाई प्रतिबंधित एंडोन्यूक्लियस 2 का। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे क्वेश्चन है जो आपके देखिए, इसका डिटेल पढ़ देते हैं। इसका डिटेल है ई कोलाई बैक्टीरिया से स्रावित एक एंजाइम ई कोलाई प्रतिबंधित एंडोन्यूक्लियस 2 या इसी को EcoR2 कहते हैं, जो डीएनए को विशिष्ट स्थलों पर काटने के लिए प्रयुक्त होता है यानी प्रयोग होता है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा लार की सहायता से पच जाता है, तो लार की सहायता से कौन पचता है, प्रोटीन पचता है, नहीं पचता है, रेशा पचता है, नहीं पचता है, स्टार्च यानी मंड पच जाता है, तो ये बी इधर राइट आंसर हो जाएगा। लार में उपस्थित है माइलेज एंजाइम स्टार्च को शर्करा में तोड़कर इसके पाचन में सहायता करता है। स्टार्च को सहायता कौन करता है पचाने में, तो माइलेज एंजाइम जो कि लार में पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है नीचे दिए गए कथन उनमें से आपको देखना है। देखिए अभी कथन में ए में है मानव शरीर सेलुलोज के पाचन में असक्षम है। क्या मानव शरीर जो है ये सेलुलोज का पाचन करने में असक्षम है, तो देखिए ये सेलुलोज का पाचन जो है ये मानव शरीर नहीं कर सकता है। ठीक है, अब देखिए तो ये तो सही बात है, क्या है ये सही है क्योंकि सेलुलोज को नहीं पचा सकता। अब लेकिन जो शाकाहारी भोजन करते हैं, जो जैसे साग सब्जी खाते हैं माल मवेशी, वो सब सेलुलोज का पाचन कर सकते हैं। अब देखिए आगे है कथन आर में दिया है, कारण होना चाहिए आर में दिया है। यहाँ पर मानव शरीर में स्टार्च अपघटक एंजाइम डाइस्टेज विद्यमान रहता है। मानव शरीर में स्टार्च अपघटक एंजाइम डाइस्टेज विद्यमान रहता है, तो ये क्या सही है, तो ये भी सही है। अब देखिए नीचे दिए गए पुट से सही उत्तर चुनिए। तो देखिए इसका दोनों तो सही हो गया, लेकिन अब यहाँ पर देखिए आपने से सोचिए मानव शरीर सेलुलोज के पाचन में असक्षम है, यानी सेलुलोज का पाचन नहीं कर सकता, ये तो सही तो है। और यहाँ पर दिया है मानव शरीर में स्टार्च अपघटक एंजाइम डाइस्टेज विद्यमान रहता है, तो ये भी सही है। लेकिन इसका और इसके बीच में कोई रिलेशन है, तो इसमें रिलेशन नहीं है, तो यानी क्या हो जाएगा, ए तथा आर दोनों सही है और ए आर का सही स्पष्टीकरण है, तो नहीं है। यहाँ पर है देखिए बी में दिया है ए तथा आर दोनों सही हैं किंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है, तो जी हाँ बिल्कुल इसका इससे कोई संबंध रिलेशन नहीं है, तो ये बी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, कह रहा है शरीर में अतिरिक्त ग्लूकोज ग्लाइकोजन में परिवर्तित होकर भंडारित रहता है। यानी कहाँ भंडारित रहता है, जो शरीर में अतिरिक्त एक्स्ट्रा जो ग्लूकोज रहता है वो ग्लाइकोजन के रूप में चेंज होकर कहाँ पर जाकर स्टोर हो जाता है, स्टोर हो जाता है, तो ये स्टोर होता है यकृत यानी लीवर में। कहाँ, लीवर में। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। हाँ तो देखिए आपका अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट 26 नंबर। 10 दिनों से अधिक दिन तक उपवास करने पर लीवर पर क्या प्रभाव पड़ता है। 10 दिन से यदि अधिक उपवास कर जाए तो लीवर पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो लीवर में ग्लूकोज स्तर कम हो जाएगा। बिल्कुल सही है, लीवर का जो ग्लूकोज स्तर रहेगा वो कम हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट है यकृत एवं मांसपेशियों में ऊर्जा जमा होती है, तो कहाँ पर जमा होते हैं, यकृत और मांसपेशी जो होता है वहाँ उसमें ऊर्जा कहाँ जमा होती है, तो कार्बोहाइड्रेट में।
तो नहीं, वसा के रूप में तो नहीं, किसके रूप में, तो ग्लाइकोजन के रूप में जमा होती है। यकृत और मांसपेशियों में जो ऊर्जा जमा होती है ये किस रूप में जमा होती है, तो ग्लाइकोजन के रूप में जमा होती है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो कौन है, यकृत है कि अग्नाशय है, यकृत यानी लीवर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। मानव शरीर में सब वही फिर से आ गया क्वेश्चन, तो ये यकृत ही हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट आपके सामने है, निम्न अंगों में से पित्त का संचय किसमें होता है। अब देखिए यहाँ पर पित्त का संचय कहा है, स्रावित नहीं कहा है। देखिए संचय कहेगा तो ये हो जाएगा अग्नाशय में, ठीक है, लेकिन पित्त का संचय किस में होता है, तो अग्नाशय में, ठीक है, लेकिन पित्त जाकर जमा कहाँ होता है, तो जमा यदि कहेगा जमा तब हो जाएगा पित्ताशय में, ठीक है, पित्ताशय में, ठीक है। तो राइट आंसर इज द बी, यानी संचय मतलब कहाँ भंडारित रहता है, मतलब जहाँ भंडारित रहेगा वहाँ से ही न स्रावित होगा, तो पित्त अग्नाशय से स्रावित होता है, ठीक है। चलिए अब देख लेते हैं, इसका डिटेल थोड़ा देख लेते हैं। सॉरी दोस्तों, देखिए यहाँ पर अग्नाशय दिया है, ये अग्नाशय नहीं होगा, यहाँ पर यकृत यदि रहता ना, यकृत, तो यकृत होता है यानी लीवर, हम अग्नाशय को यकृत समझ के बोल दिए, तो ये अग्नाशय नहीं होगा, यकृत। यानी संचय किस में होता है, यकृत में होता है, ठीक है। मतलब संचय मतलब जाके जमा कहाँ होता है, तो ये जमा जो होता है संचय ये पित्ताशय में होता है, लेकिन इसका स्राव कहाँ से होता है, स्रावित कहाँ से होता है, कहाँ पर स्टोर रहता है, तो ये रहता है स्रावित होता है यकृत से, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा डी हो जाएगा, यानी पित्ताशय हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। संचय मतलब जमा होता है, कहाँ पर जाकर स्टोर होगा, पहले से स्टोर नहीं, और मतलब स्रावित होने के बाद कहाँ पर जाकर संचय होगा, स्टोर होगा, तो वो पित्ताशय में। लेकिन पहले से संचय कहाँ पर होता है, कहाँ से स्रावित वो निकलता है, तब हो जाएगा यकृत। तो ये ध्यान देने वाली बात है। चलिए आइए इसका डिटेल देख लीजिए थोड़ा, यदि आपको कन्फ्यूजन लग रहा है तो। देखिए पित्त का स्रावण यकृत द्वारा होता है, किंतु इसके संचय का कार्य पित्ताशय करता है, यानी गॉल ब्लैडर करता है। इसके अलावा यह यकृत से आए पित्त से जल से होकर इसका अत्यधिक सांद्रण भी करता है। पित्ताशय लगभग 8 सेंटीमीटर लंबी तथा 4 सेंटीमीटर चौड़ी अंडाकार थैली में होती है, जो कि उदर गुहा में स्थित होती है, ठीक है। तो ये स्रावित कहाँ से होता है, यकृत से, लेकिन जमा कहाँ से होता है, पित्ताशय में, तो ये ध्यान रखिएगा। चलिए आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। तो शरीर में किस भाग में पित्त का निर्माण होता है, तो निर्माण यानी वही पहले से कहाँ स्टोर रहता है, तो वो यकृत से ही होगा, तो राइट आंसर यकृत हो जाएगा। और जमा कहाँ होगा, तो जमा हो जाएगा पित्ताशय में, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखिएगा, पित्त जमा होता है पित्ताशय में, स्रावित होता है यकृत से, बस इतना सही तो बात है। हमको ही कन्फ्यूजन हो गया थोड़ा बोलने में, होता है। अच्छा चलिए रिलैक्स, कोई दिक्कत नहीं, गलत नहीं पढ़ाएंगे, गलत नहीं बताएंगे, उसको सुधार कर देंगे, थोड़ा सा त्रुटि हर इंसान से होता है। चलिए आगे देख लेते हैं क्वेश्चन। देखिए पित्ताशय में उपस्थित पत्थर, यानी जो पित्ताशय में उपस्थित पत्थर रहता है, स्टोन रहता है, निम्नलिखित में से किसका पाचन प्रभावित करता है, वो किसको पचने नहीं देता है, यानी प्रभावित करता है। तो क्या प्रोटीन का, या वसा का, या कार्बोहाइड्रेट का, या न्यूक्लिक अम्ल का, तो ये हो जाएगा वसा का, यानी फैट का पाचन करने में इफेक्ट डालता है, ठीक है। यानी पित्ताशय में जो पत्थर उपस्थित रहता है वो किसका पाचन प्रभावित करता है, तो फैट के पाचन को प्रभावित करता है। देखिए पित्ताशय यकृत से उत्पन्न पित्त का भंडारण करता है। पित्ताशय जो है ये क्या करता है, यकृत से यानी लीवर से जो उत्पन्न होता है पित्त, इसका स्टोर करता है, भंडारण करता है। पित्ताशय के अंदर पित्त अवयवों के संघनन से बना हुआ रवाकृत जमाव ही पित्त की पथरी है, यानी पित्त के अवयवों से मिलकर उसके संघनन से यानी कंडेंसेशन से एक बन जाता है क्रिस्टल यानी रवा, तो उस रवा का जमाव जो होता है उसी को पित्त की पथरी कहा जाता है, ठीक है। तो पित्त की पथरी जो होती है ये वसा युक्त भोजन के पाचन में समस्या उत्पन्न करती है, ठीक है। यानी जो वसा युक्त भोजन आप खाइएगा तो उसका पाचन होने नहीं देता है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका वसा हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं क्वेश्चन। आगे जो क्वेश्चन है आपके सामने वो ये है, कह रहा है
सामान्य मानव के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। अब देखिए यहाँ पर है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की मौजूदगी की अनुक्रिया के रूप में ग्रहणी से यानी इलियम ग्रहणी है यहाँ पर, ये इलियम नहीं है, ये क्या है डोडेनम, ठीक है। अब देखिए ग्रहणी से सेक्रेटिन उत्पन्न होती है, ग्रहणी से क्या होती है, सेक्रेटिन उत्पन्न होती है, ठीक है। वसीय अम्लों की मौजूदगी की अनुक्रिया के रूप में क्षुद्रांत एंटीरोगेस्टन उत्पन्न होता है। तो देखिए अब से इसको देखिए जरा, नहीं समझे तो यानी कह रहा है क्वेश्चन कि जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl है, इसकी मौजूदगी में उपस्थिति की अनुक्रिया के रूप में जो ग्रहणी होता है डोडेनम होता है, उससे सेक्रेटिन उत्पन्न होता है। तो ये क्या है, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। दूसरा कह रहा है कि वसीय अम्लों में यानी जो फैटी एसिड होते हैं उनकी मौजूदगी की अनुक्रिया के रूप में क्षुद्रांत यानी स्मॉल इंटेस्टाइन से एंटीरोगेस्ट्रॉन उत्पन्न होता है। तो ये भी सही है, तो दोनों सही है। तो क्या हो जाएगा, ए और बी दोनों सही है, तो राइट आंसर इज द ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। हाँ तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर 34 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम प्रोटीनों को एमिनो अम्लों में विघटित करता है। प्रोटीन को एमिनो अम्ल में कौन तोड़ता है, तो कौन सा एंजाइम हो जाएगा, पेप्सिन हो जाएगा, जो कि प्रोटीन को एमिनो अम्ल में तोड़ता है। प्रोटीन का पाचन अमाशय से प्रारंभ होता है। अमाशय में पेप्सिन नामक एंजाइम प्रोटीन को छोटे पॉलीपेप्टाइड और उनके घटक एमिनो अम्ल में तोड़ देता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है 35 नंबर क्वेश्चन, कह रहा है, इसमें क्या कह रहा है देख लीजिए। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। तो इसको चुनना है, तो देखिए ए में दिया है टाइलिन, बी में दिया है पेप्सिन, सी में दिया है रेनिन और डी में दिया है ऑक्सीटॉक्सिन। तो इसमें से चुनना है कि कौन क्या करता है। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, उसको देख लेते हैं। यहाँ पे टाइलिन दिया है, ओहो सॉरी, यहाँ पे देखिए टाइलिन दिया है, यहाँ पे पेप्सिन दिया है, रेनिन दिया है और उसके बाद ऑक्सीटॉक्सिन दिया है। तो देखिए टाइलिन का क्या हो जाएगा, टाइलिन का जो होता है, टाइलिन किस चीज़ को पचाता है, तो टाइलिन जो है ये लार से यानी स्लीवा से स्रावित होता है। टाइलिन ये स्टार्च को पचाता है, ठीक है। टाइलिन या एमाइलेज क्या करते हैं, स्टार्च को पचाते हैं, ठीक है। अब देखिए जो पेप्सिन है इसका कार्य क्या है, तो पेप्सिन क्या करता है, पेप्सिन अभी आप पढ़े थे कि प्रोटीन को पचाता है, प्रोटीन को पचाता है। वही बात कर ले रेनिन, तो रेनिन क्या करता है, तो रेनिन का कार्य जो ब्लड में जो चीज़ होता है उसमें इसका कार्य होता है। तो ब्लड में देखिए यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन में ही रक्त है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि रेनिन का कार्य क्या होता है, रक्त में एंजियोटेंसिनोजन की एंजियोटेंसिन में बदलता है। रक्त में जो एंजियोटेंसिनोजन होता है उसको क्या करता है, एंजियोटेंसिन में बदलता है, ठीक है। और ऑक्सीटोसिन क्या है, तो ये तो विषैला चीज़ है, ये है आपको मालूम होना चाहिए। तो देखिए ऑक्सीटोसिन का और क्या काम है, तो देखिए ये क्या करता है ऑक्सीटोसिन, तो क्या वसा को जल अपघटित करता है, नहीं। तो देखिए ये मर्सिण पेशियों में सिकुड़न प्रेरित करता है। यानी मर्सिण पेशियाँ कहने का मतलब क्या, यानी चिकना पेशी जो होती है, स्मूथ मसल्स जो होते हैं उसमें सिकुड़न प्रेरित करता है ऑक्सीटोसिन, ठीक है। और ये एक विषैला चीज़ भी इसको माना जाता है, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखिएगा, विषैला पदार्थ है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, देखिए वो ए के 2 हो गया, ठीक है, बी के 3 हो गया और सी का 1 हो गया और डी का 5 हो गया। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन ए में ही आपको मिल जा रहा है, तो ऑप्शन ए इधर राइट आंसर, ए का 2, बी का 3, सी का 1 और डी का 5, ठीक है। तो ऑप्शन ए इधर राइट आंसर। चलिए आगे हम देख लेते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट क्या कह रहा है। देखिए इसका डिटेल भी देख लीजिए, डिटेल यहाँ पर दिया हुआ है। टाइलिन क्या करता है, स्टार्च को पचाता है, पेप्सिन प्रोटीन को पचाता है, रेनिन रक्त में एंजियोटेंसिनोजन को एंजियोटेंसिन में बदलता है, ऑक्सीटोसिन क्या है, जो स्मूथ मसल्स होते हैं उनको सिकुड़न में प्रेरित करता है। आइए आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, जो क्या कह रहा है इसको देख लेते हैं। देखिए 36 नंबर क्वेश्चन कह रहा है,
सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। देखिए विटामिन इसमें से देखना है कि कौन क्या है, ठीक है। तो देखिए ए का दिया है विटामिन, ए में विटामिन है, बी में एंजाइम है, सी में हार्मोन है और डी में प्रोटीन है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए विटामिन क्या है, तो ये कैरोटीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कैरोटीन हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद दिया है बी में एंजाइम, तो एंजाइम इसमें कौन है? एंजाइम जो है पेप्सिन जो है ये एक एंजाइम है, ठीक है। उसके बाद हार्मोन दिया है, तो हार्मोन क्या है? ये टेस्टोस्टेरोन और प्रोजेस्टेरोन जो है ये हार्मोन है। टेस्टोस्टेरोन जो है ये पुरुष में पाया जाता है, किसमें? पुरुष में पाया जाता है। और प्रोजेस्टेरोन जो है ये वाला ये महिला में पाया जाता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। सॉरी दोस्तों, हाँ तो दोस्तों अभी हम आपको बता रहे थे, थोड़ा सा फॉल्ट हो गया, कोई दिक्कत नहीं। तो फॉल्ट बताने में नहीं हुआ है, थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम आ गया, तो उसके लिए सॉरी। तो चलिए हम फिर से इसको देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम बता रहे थे, ये जो क्या बताते हैं, विटामिन बता रहे थे आपको कि विटामिन जो है ये कैरोटीन जो है ये विटामिन के अंतर्गत आता है और पेप्सिन जो है ये एंजाइम है, ठीक है। लेकिन हार्मोन में कौन कौन है? टेस्टोस्टेरोन और प्रोजेस्टेरोन, ये बताए थे कि पुरुष का है, ठीक है, यानी मैन का है। और ये प्रोजेस्टेरोन यानी वुमेन का है, यानी ठीक है महिला का है, ठीक है। ये मैन होता है और ये वुमेन होता है, ठीक है। तो यही चीज़ बता रहे थे। अब देखिए प्रोटीन जो हो गया ये कैरोटीन है, ये कैरेटिन है, ये प्रोटीन है, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए ए का 2 है, बी का 1, ए का 2 बी का 1, ए का 2 बी का 1, 2 ठो में मिल गया। अब देखिए सी का 4 डी का 3, सी का 4 डी का 3, तो यही हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए आगे हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर दिया भी हुआ है विटामिन क्या? कैरोटीन है, एंजाइम है जो पेप्सिन है वो एंजाइम है, टेस्टोस्टेरोन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है और कैरेटिन प्रोटीन है, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 37 नंबर। तो देखिए 37 नंबर क्वेश्चन क्या है, ये कह रहा है कॉलम 1 को कॉलम 2 से सम्मिलित कीजिए, नीचे दिए गए कूटों की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो देखिए इधर दिया है दाक्ष शर्करा, फल शर्करा, दूध शर्करा, चीनी और स्टीविया। अब इधर भी दिया है कुछ नाम, ठीक है। तो इससे आपको मैच करना है कि दक्ष शर्करा, दक्ष मतलब क्या होता है? कैपेसिटी होता है, ठीक है, यानी दक्षता। वही दक्षता वाली शर्करा कौन है? फल शर्करा कौन है, ठीक है। दूध में शर्करा कौन सी पाई जाती है? वही, यानी फल में शर्करा कौन सी पाई जाती है? ऊर्जा, दक्षता में यानी ऊर्जा में कौन सी शर्करा पाई जाती है? तो यही सब चीज़ है, वर्ड पे ध्यान दीजिएगा तो आपको पकड़ में आ जाएगा। दक्ष शर्करा, दक्ष यानी ऊर्जा, ऊर्जा वाली शर्करा कौन है? तो ऊर्जा किससे मिलता है? तो ग्लूकोज से मिलता है, ठीक है। तो यानी ए का क्या हो गया? ए का हो गया 4 हो गया, ठीक है। देखिए यहाँ पर है फल शर्करा, यानी फल में कौन सी शर्करा पाई जाती है? फ्रक्टोज पाई जाती है, यानी बी का क्या हो गया? 1 हो गया, ठीक है। अब देखिए सी में दिया है दूध शर्करा, तो दूध में क्या पाया जाता है? तो दूध में लैक्टोज पाया जाता है, ठीक है, यानी सी का 5 हो गया। अब देखिए डी है, तो डी में क्या है? चीनी है, तो चीनी में क्या पाया जाता है? सुक्रोज पाया जाता है, तो इसका डी का क्या हो गया? 2 हो गया, ठीक है। इसके बाद स्टीविया बच गया, तो स्टीविया क्या है? प्राकृतिक स्वीटनर है स्टीविया, ठीक है। तो ई का क्या हो गया? ई का 3 हो गया, ई का क्या हो गया? 3 हो गया। तो क्या बचा? 4 1 5 2 3, 4 1 5 2 3, यही ना है, यानी 4 1 5 2 3। अब देखिए 4 1 5 2 3 किस में है? वही आंसर हो जाएगा 4 1 5 2 3। तो देखिए यहाँ पर आपका है, यहाँ पर 4 1 5 2 3, तो यही आपका सी आंसर हो जाएगा, ठीक है। दाक्ष शर्करा हो जाएगा, ग्लूकोज हो जाएगा, फल वाला शर्करा फ्रुक्टोज, दूध वाला लैक्टोज होता है, चीनी में सुक्रोज पाता है, स्टीविया जो है प्राकृतिक यानी नेचुरल स्वीटनर है, ठीक है, नेचुरल इसमें मिठास होता है, ठीक है। चलिए तो यहीं पर वीडियो समाप्त होता है, और आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताइएगा, और यदि कुछ इसमें प्रॉब्लम हुआ होगा तो बोलिएगा, नेक्स्ट वीडियो में हम सुधार करके ज़रूर लाएंगे। तो ठीक है दोस्तों,
बने रहिएगा चैनल पे। यदि नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। और आपसे एक बात और करना चाहेंगे कि वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। थैंक्स, बाय एंड टेक केयर।